हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे हुक्स लॉ एंड इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यंग्स मॉडुलस के बारे में और साथ में यहाँ पर डिफॉर्मेशन फार्मूला भी देखते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। हुक्स लॉ क्या होता है? तो हुक्स लॉ समझने से पहले आपको पहले समझना होगा इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक लिमिट को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक कर्व बना रहा हूँ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अपर यील्ड पॉइंट, इस पॉइंट पे लोअर यील्ड पॉइंट, और यहाँ पर हमको कोई भी मटेरियल क्या होगा हुक्स लॉ को फॉलो करते हुए यहाँ पर जो ये जो कंडीशन है किसकी है, इलास्टिक रेंज की है। ठीक है, इलास्टिक रेंज, और इस साइड वाली कंडीशन क्या है, प्लास्टिक रेंज। प्लास्टिक रेंज, तो ये जो सेपरेशन होता है, किसका सेपरेशन, इलास्टिक और प्लास्टिक रेंज का जो सेपरेशन है उसी को हम बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। एंड इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज द मैकेनिकल प्रॉपर्टी व्हेन वी अप्लाई एनी लोड ऑन द बॉडी देन इट डिफॉर्म्स बट आफ्टर रिमूवल ऑफ द लोड बॉडी रिगेन्स इट ओरिजिनल शेप एंड साइज। ठीक है, तो जैसे किसी भी बॉडी, आप कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल देना है तो आप रबर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप रबर को जब टेंसाइल फोर्स जनरेट करेंगे तो रबर डिफॉर्म हो जाएगा, लेकिन जैसे ही लोड आप रिमूव कर लेंगे तो रबर क्या है, ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ जाएगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इलास्टिक रेंज, इलास्टिक लिमिट क्या होती है, अगर आप लोड की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो मटेरियल है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो लोड की उस वैल्यू को हम बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। ठीक है, जिसके बाद लोड और डायरेक्ट लोड और ज़्यादा अप्लाई करने पर वो मटेरियल जो है वो ब्रेक हो सकता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये जो रेंज है इस लिमिट को हम बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है आपने बेसिक मैकेनिकल में या मटेरियल साइंस की क्लास में देख लिया होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, इसके बाद अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है, फ्रैक्चर पॉइंट। तो इसको हम क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं आज की क्लास में हुक्स लॉ, तो हुक्स लॉ पे सीधा जाते हैं। हुक्स लॉ होता क्या है? तो हुक्स लॉ जो है ये स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन को शो करता है। हुक्स लॉ शोज द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सो अकॉर्डिंग टू हुक्स, इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मींस स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बट कंडीशन क्या रहेगी, इलास्टिक लिमिट। दैट मींस ये वाला जो आपको स्ट्रेस स्ट्रेन करोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक सीधा स्ट्रेट लाइन पे आ रही है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा कि स्ट्रेस जो है यहाँ पर वाई एक्सिस में स्ट्रेस स्ट्रेन करो में वाई एक्सिस में स्ट्रेस है, एक्स एक्सिस में क्या होता है, स्ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर जिस रिस्पेक्ट में स्ट्रेस की वैल्यू वेरी करेगी उसी रिस्पेक्ट में स्ट्रेन की वैल्यू भी वेरी करेगी। ठीक है, दोनों क्या रहेंगे, यहाँ तक प्रोपोर्शनल रहेंगे, यहाँ तक इलास्टिक रेंज में। ठीक है, इसके बाद जो वैल्यू रहेगी ये प्रोपोर्शनलिटी वाला हमको फॉर्मेट नहीं मिलेगा, इसके बाद प्लास्टिक रेंज आ जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे जो कर्व दिख रहा है आपको, इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं है। तो इसलिए आपको हुक्स लॉ को समझने के पहले आपको समझना पड़ेगा इलास्टिसिटी क्या है और इलास्टिक रेंज क्या है या इलास्टिक लिमिट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इलास्टिसिटी क्या होती है। इलास्टिसिटी जो है ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी है मटेरियल की, जिसमें आप किसी भी मटेरियल पे लोड अप्लाई करते हैं तो मटेरियल डिफॉर्म हो जाता है, बट लोड को जैसे ही आप क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, वापस जो है ऑब्जेक्ट जो है ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ जाता है। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। और इसके बाद जो इलास्टिक लिमिट होती है, तो लिमिट जो है एक टाइप से एक लिमिट को हम लाइन बोल सकते हैं, जिसके इस साइड इलास्टिक रेंज मिलेगा और इस साइड प्लास्टिक रेंज मिलेगा, कि लोड की वैल्यू को हम जब बढ़ा देंगे तो डिफॉर्मेशन जो है परमानेंटली होने लगेगा। ठीक है, तो जहाँ तक इलास्टिक रेंज रहेगा वहाँ तक हम उसको बोलेंगे कि मटेरियल हमारा इलास्टिक लिमिट में है। ठीक है, और इसके आगे अगर मटेरियल जाएगा तो उसको बोलेंगे प्लास्टिक रेंज में चले जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द हुक्स इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सो स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय सिग्मा, सो सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। एंड here we will remove the proportionality symbol, so we will use or add an constant which is known as modulus of elasticity. So sigma is equal to capital E into epsilon, and finally
कैपिटल E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन। सो आप इस इक्वेशन को इस टाइप से भी कंसिडर कर सकते हो, वेयर कैपिटल E इज अ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और इलास्टिक कांस्टेंट। आप इसको इलास्टिक कांस्टेंट ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो टेंसाइल कंप्रेसिव केस में अलग रहेगा, लेकिन शियर केस में इस कांस्टेंट को हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा शियर स्ट्रेस, और उस कंडीशन में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो शियर स्ट्रेन होगा। तो वहाँ पर जो है इलास्टिक कांस्टेंट का नाम जो है वो चेंज हो जाएगा। ये टेंसाइल और कंप्रेसिव वाला केस है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कैपिटल E जो है इसकी यूनिट में निकाल सकते हैं कि मॉडुलस यंग्स मॉडुलस, इसको और नाम है इसके यंग्स मॉडुलस भी बोला जाता है इसका, ठीक है। यंग्स मॉडुलस तो आपको समझ में आ जाएगा, यंग्स मॉडुलस मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये क्या होता है जनरली, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज अ कांस्टेंट व्हिच इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ। सो यूनिट ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू यूनिट ऑफ द स्ट्रेस। कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, आपको पता होगा एप्सिलॉन की यूनिट कुछ भी नहीं होती, ठीक है, यूनिटलेस पैरामीटर है। सो यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यूनिट ऑफ E कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको पता है सिग्मा अपॉन E फॉर्मूला होता है, सिग्मा की यूनिट और एप्सिलॉन की यूनिट। सिग्मा की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की यूनिट कुछ भी नहीं मतलब 1 होती है, ठीक है। तो आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यूनिट होती है किसकी, स्ट्रेस की, वही यूनिट इलास्टिक कांस्टेंट की होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या आप चाहो तो इसको न्यूटन पर mm स्क्वायर में भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, या मेगा पास्कल भी जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो फाइनली आपने कुछ तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा, आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ। इलास्टिक लिमिट में ही स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सिग्मा इज इक्वल टू 1 आ रहा है तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 होगा, सिग्मा इज इक्वल टू 2 है तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। इस टाइप से प्रोपोर्शनल रहेंगे, इक्वल होंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफॉर्मेशन फार्मूला। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिफॉर्मेशन फार्मूला आपके लिए। डिफॉर्मेशन फार्मूले से न्यूमेरिकल भी आया था, इसलिए डिफॉर्मेशन फार्मूला देखते हैं इसके बाद क्लास में। So deformation formula, अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास L लेंथ का, ठीक है, आप इसमें टेंसाइल फोर्स जनरेट कर रहे हैं और इस ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी, कितना इंक्रीज हो गया, डेल्टा L इंक्रीज हो गया। तो फाइनल लेंथ क्या हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट की जो फाइनल लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, L प्लस डेल्टा L। फाइनल लेंथ क्या हो जाएगा यहाँ पर, L प्लस डेल्टा L, ठीक है। तो यहाँ से आपको स्ट्रेन का एक फॉर्मूला मिलेगा, स्ट्रेन इज अ चेंज इन लेंथ इन अ यूनिट लेंथ, दैट मींस एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा L बाय L, ठीक है। आपको जो पहली क्लास में बताया गया है कि स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है लीनियर स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का चेंज इन लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ का ये रेशियो होता है। तो आप यहाँ से एप्सिलॉन की जो वैल्यू है यहाँ पर जो पुट करेंगे, ठीक है, इसमें इसको या आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करेंगे। क्या करेंगे, वी विल पुट, या डायरेक्ट आप दे सकते हैं बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन की वैल्यू है PL अपॉन सॉरी डेल्टा L अपॉन L। तो यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू L अपॉन E इज इक्वल टू डेल L। डेल L क्या है यहाँ पर, डिफॉर्मेशन और चेंज इन डायमेंशन। तो चेंज इन डायमेंशन को ही डिफॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए ऑब्जेक्ट था, इसको मैंने यहाँ से पुल किया तो ये ऑब्जेक्ट की लेंथ इतनी इंक्रीज हो गई, तो चेंज इन लेंथ को ही हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन। ओरिजिनल शेप एंड साइज से कोई मटेरियल जितना उसका साइज चेंज करेगा उसी को हम बोलते हैं चेंज इन लेंथ और डिफॉर्मेशन। सो डेल्टा L इज इक्वल टू, फाइनली यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा L इज इक्वल टू सिग्मा दैट मींस स्ट्रेस, और स्ट्रेस का भी फॉर्मूला होता है स्ट्रेस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस फोर्स अपॉन एरिया। सो वी विल रिप्लेस सिग्मा बाय P बाय A। सो
फाइनली पी एल अपॉन ए, फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा पी एल अपॉन ए। इस फॉर्मूला का यूज करना है आपको क्या निकालने के लिए, डिफॉर्मेशन और डिफ्लेक्शन और चेंज इन लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आपको इस फॉर्मूले का, इस इक्वेशन का यूज करना है। सो इक्वेशन नंबर 2 इज अ डिफॉर्मेशन फॉर्मूला, ठीक है, कंप्रेसिव केस हो, टेंसाइल केस हो, ठीक है, यहाँ पर आप यूज कर लेंगे डिफॉर्मेशन फॉर्मूला। डेल्टा इज इक्वल टू पी एल बाय ए, वेयर डेल्टा इज अ डिफॉर्मेशन, पी इज अ रेजिस्टेंस फोर्स, एल लेंथ ऑफ ओरिजिनल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ए इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड कैपिटल E इज अ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और इलास्टिक कांस्टेंट। आप इसको यंग्स मॉडुलस बोल सकते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट बोल सकते हैं या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी अभी टाइप्स हम देखेंगे, ठीक है, आगे जब क्लासेस जब आगे बढ़ते जाएंगे तो इसमें भी मॉडुलस ऑफ वेरिएबिलिटी, ठीक है, शियर स्ट्रेस वाली कंडीशन में इसका नेम जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इलास्टिक कांस्टेंट का। तो हम वो टाइप्स वाली क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में आपको हुक्स लॉ, यंग्स मॉडुलस और साथ में डिफॉर्मेशन फॉर्मूला जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, डिफॉर्मेशन फॉर्मूला, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।